हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स में। और आज एक बच्चों की शिकायत थी कि सर आप हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए एक पहला लेक्चर मतलब पहला स्टार्ट करेंगे, पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम चैप्टर हमारा होगा भौतिक विज्ञान का। किसका होगा? भौतिक विज्ञान का चैप्टर होगा। देखिए, क्लास 9th में 10th में आपने साइंस पढ़ी है, ठीक है, विज्ञान पढ़ी है। विज्ञान की 3 शाखाएं आपने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? बायोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा और फिजिक्स के बारे में, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसके बारे में भी सुना होगा। ठीक है, जब आप क्लास 11th में पहुंचते हैं तो आपकी जो दो बुक डिवाइड हो जाती है, एक फर्स्ट पार्ट हो जाता है और एक सेकंड पार्ट हो जाता है। ऐसे ही क्लास 12th में भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? भाग 1 है, भाग 1 है और भाग क्या है? 2 है। भाग 1 है और भाग 2 है। भाग 1 जो है वो हमारा किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है। और दूसरा हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो भाग 2 में ज्यादातर किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में, और इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, या हम बोल सकते हैं विद्युत के बारे में, वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 1 जो हमारा हो जाता है वो वैद्युतिकी हो जाता है। क्या हो जाता है? वैद्युतिकी। और ये क्या हो जाता है? प्रकाशिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो हम भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला भाग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो क्या है? भौतिकी है। ठीक है, वैद्युतिकी है। क्या है? वैद्युतिकी। ठीक है, और वैद्युतिकी में भी आपका जो पहला है वो है यूनिट 1, इकाई 1 है। यूनिट 1 में जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा, स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा, या हम बोल सकते हैं विज्ञान। विज्ञान में भी कौन सी विज्ञान की शाखा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपकी जो पहला भाग है उसको हम 2 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन सा? एक, जैसा पहला जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले तो रहेगा, पहले किसमें रहेगा? स्थिर। पहले रहेगा स्थिर, और दूसरे फिर क्या हो जाएगा? ये गति अवस्था में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? गति में हो जाएगा। तो जब स्थिर में होता है तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? स्थिर में पढ़ते हैं पहला ही हमारा जो चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर क्या है? गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, गॉस की प्रमेय, गॉस प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है? विभवांतर, विभव विभव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विभव के बारे में, विभव और विभवांतर। इसके बाद हम संधारित्र पढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है? संधारित्र है। ठीक है, ये 4 चीजें हम क्या पढ़ते हैं? जब हमारा जो आवेश होता है, जो आवेश हमारा किसमें होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। और गति में होता है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा के बारे में। किसके बारे में? धारा के बारे में। फिर आपने देखा होगा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम पढ़ेंगे, आगे देखा होगा आपने, प्रत्यावर्ती धारा। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और इसके बाद भी और चैप्टर हैं इसमें, तो ये हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या होगा हमारा? चैप्टर का नाम होगा हमारा, यूनिट तो हमारी हो गई वैद्युत, स्थिर वैद्युत की, और जो चैप्टर का नाम है, मतलब कि चैप्टर 1 है, यह है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र।
विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए विद्युत है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत क्या है। ठीक है, विद्युत क्या है, विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या है, विद्युत वह शक्ति है जिसके कारण अत्यंत हल्के पदार्थों का आकर्षित करता है। ठीक है, विद्युत क्या है, लिखेंगे विद्युत वह शक्ति है, विद्युत वह शक्ति है, वह शक्ति है जिसके कारण, जिसके कारण किसी वस्तु के, किसी वस्तु के अत्यंत हल्के पदार्थों, अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत क्या है, ये एक शक्ति है, इसी की वजह से, जैसे आपने देखा हो कोई वस्तु है एक दूसरे के क्या आकर्षित हो जाती है, तो किसके वजह से होती है, वो होती है विद्युत। विद्युत एक क्या है, उसके अंदर शक्ति है। ठीक है, अब देखिए जो विद्युत का नामकरण दिया था, जो विद्युत का नामकरण किया था, नामकरण किसने किया था, सर थॉमस ब्राउन ने किया था। किसने किया था, सर थॉमस ब्राउन ने किया था। ठीक है, पहले क्या था, ब्राउन ने, और कब किया था, 1946 में किया था। तो सबसे पहले हमने विद्युत समझा क्या है, विद्युत जैसा लिखा भी है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें हमने क्या समझा, विद्युत के बारे में समझा। विद्युत क्या है, विद्युत वह शक्ति है जिसके कारण किसी वस्तु के अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित किया जाता है। वस्तु में जो हल्के पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। और इसका नामकरण किसने किया, सर थॉमस ब्राउन ने किया। किसने किया, सर थॉमस ब्राउन ने किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसा विद्युत आपने पढ़ लिया, विद्युत के बाद क्या है, आवेश है। विद्युत क्या, विद्युत के बाद क्या है, आवेश है। ठीक है, तो आवेश के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आवेश, अच्छा आवेश को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। और इसको डिनोट करते हैं, मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात समझिए आप, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, ठीक है, बचपन में सबने एक्टिविटी की होती है, जैसे बैठे क्लास में बैठे और छोटे छोटे पेपर के हम लोग कागज के टुकड़े कर लेते थे, उसके बाद हम अपने बैग से, ज्योमेट्री बॉक्स से क्या निकालते थे, पेंसिल निकाल लेते थे, पेन निकाल लेते थे, या स्केल निकाल लेते थे, या देखते थे तो हम क्या करते थे, कागज के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करते थे, वो हमसे नहीं उठते थे। लेकिन उसके बाद क्या करते थे हम लोग, आपने देख किया भी होगा कि स्केल को लिया और रब करने लगे, रगड़ने लगे, बालों में रगड़ने लगे। उसके बाद हम जब उठाते थे, ठीक है, तो देखा होगा आपने क्या हो जाता था, कागज के टुकड़े उठ जाते थे। तभी आपने सोचने की कोशिश की क्यों उठ जाते थे, भाई कुछ तो हुआ होगा, ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से कागज के टुकड़े उड़ जाते थे। ठीक है, तो वही कारण क्या है, हमारा आवेश। एक तो पहला क्या है, विद्युत, कागज के अंदर क्या होंगे, कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। ठीक है, और पार्टिकल में ही क्या होता है, आवेश है, क्या उसके आवेश की वजह से क्या होता, हमारा जो कागज उड़ जाते थे, मतलब आकर्षित हो जाते थे। तो क्या लिखेंगे, आवेश किसी पदार्थ का, पदार्थ का वह मूल गुण है, गुण है जिसकी वजह से, या जिसके कारण, जिसके कारण कोई वस्तु, कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण, या हम बोल सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण या वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय बल को
क्या कर सकती है? देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण या चुंबकीय बल को क्या कर सकती है? उत्पन्न कर सकती है। बल को क्या कर सकती है? उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न करती है, या इन बलों को या इन बलों को महसूस करती है। महसूस करती है। ठीक है, बात समझे? तो आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण, आवेश के ही कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण या वैद्युत चुंबकीय बल को उत्पन्न करती है, और या तो जैसे इस रूम में, इस कमरे में कहीं पर कोई आकर्षण बल क्या है? मौजूद है। तो चार्ज अगर कोई आवेश है तो वो क्या करेगा? उस बल को फील भी कराएगा, महसूस भी करेगा। ठीक है, तो इसे क्या हम कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। और चार्ज को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब देखिए आपने जैसे आगे क्या है, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश के प्रकार क्या हो जाएगा? आवेश के प्रकार। ठीक है, तो अब देखिए आवेश के प्रकार, तो लिखेंगे आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आवेश होता है हमारा वो धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है हमारा? ऋणावेश होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, नीचे वाले को निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे धनावेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? धनावेश के बारे में पढ़ेंगे। एक बात समझिए, जो ज्यादा धनी होगा, ठीक है, जो ज्यादा धनी होगा उसके पास पैसे की कमी होगी या अधिकता होगी? मतलब ज्यादा पैसा होगा या कम पैसा होगा? तो आप कहेंगे सर उसके पास पैसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? धनावेश। हेडिंग लगाएंगे धनावेश। और धनावेश को हम क्या कहेंगे? लिखेंगे यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर आवेश, आवेशों की अधिकता है, अधिकता है, तो वह वस्तु धनावेश कहलाएगी। धनावेशित वस्तु कहलाएगी। कैसी वस्तु कहलाएगी? धनावेशित वस्तु कहलाएगी। वस्तु कहलाएगी। ठीक है, या आप एक बात ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसके पास अधिकता हो, किसकी? आवेशों की अधिकता है, तो वो क्या कहलाएगी? धनावेश कहलाएगी। या हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या, आवेशों को क्या करे? दान करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करे? दान करे। ठीक है, तो बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में ऐसे समझिए, दान करने वाले, आवेशों का दान करने वाली वस्तु, आवेशों को दान करने वाली वस्तु, दान करने वाली वस्तु क्या कहलाएगी? धनावेशित कहलाएगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा, NaCl होता है, उसमें Na क्या होता है? Na पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो सोडियम के पास कितने होते हैं? 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 होता है। अच्छा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायरमेंट होती है? 8 की जरूरत होती है। अब इसके पास एक क्या है? ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करता है?
क्लोरीन को या इसके साथ जो भी होता है उसको क्या कर देता है, दान कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, दान कर देता है। तो इस पर क्या आ जाएगा, इसीलिए Na क्या होता है, Na होता है पॉजिटिव, Na क्या होता है, पॉजिटिव। ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। ये तो हो गया धनावेश। ठीक है, अब ऋणावेश के बारे में देखिए आप। ऋणावेश, ऋणावेश हम इसी में सही कर देंगे, आप समझिए। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऋणावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, यदि किसी, इसमें देखो धनावेश में अधिकता हो गई तो जो ऋणावेश है इसमें क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी, आवेशों की कमी है। तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, अब धनावेश नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऋणावेश। क्या कहलाएगी, ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। ठीक है, कहलाएगी। अब देखो आवेशों को दान कर रहा है तो यहां पर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऋणावेश। इसमें क्या, अब देखिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन होता है 17, आपको याद भी होगा 17 क्या होता है, 2 8 और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, उधार लेगा। इसीलिए क्लोरीन पर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लोरीन पर क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा धनावेश था और क्या था, ऋणावेश था। अब देखिए, अभी तक तो हम बेसिक ही बिल्कुल पढ़ रहे हैं और आज बेसिक ही होगा। ठीक है, कल से एडवांस थोड़ा होगा। अब देखिए, इसमें हम आवेशों का क्या करते हैं, आवेशों का संयोजन करते हैं। ठीक है, जैसे आवेश है, दो प्लस हो गया माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, आवेशों का संयोजन, आवेशों का संयोजन। आवेशों का संयोजन कैसे होगा बताइए, आवेशों का संयोजन कैसे होगा। हम बोल सकते हैं, अगर आवेशों का संयोजन कैसे हो सकता है, अगर दोनों धनावेश रख दिए जाए, दोनों ऋणावेश हो सकते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश हो सकता है, तो हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, आवेशों का संयोजन, आवेशों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, नंबर 1 पहला है समान आवेश संयोजन, समान आवेशों का संयोजन, समान आवेशों का संयोजन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए समान आवेशों में या तो धन प्लस धन हो जाएगा, धनावेश। ठीक है, धनावेश रख दें, ऋणावेश और ऋणावेश रख दें, तो ये संयोजन हमारा क्या कहलाएगा, समान आवेशों का संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अब समान आवेशों का जो संयोजन है, अब देखिए लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, समान आवेशों का संयोजन, समान आवेशों का संयोजन। अब देखिए दो बल होते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो समान आवेशों का संयोजन हमेशा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल बल उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो समान आवेशों का संयोजन हमेशा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। कैसा बल, प्रतिकर्षण होता है। अब प्रतिकर्षण बल कैसा होता है, जैसे ए और बी दो वस्तुएं हैं, तो ए क्या है, एक दूसरे से ये दूर दूर भागेंगे। ठीक है, जो प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, दूर दूर होते हैं। दोनों वस्तुएं कैसी होंगी, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला, क्या समान आवेशों का संयोजन हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या है, विपरीत आवेशों का संयोजन। दूसरा क्या है, विपरीत आवेशों का संयोजन है। ठीक है, दूसरा क्या है, विपरीत आवेशों का संयोजन। तो विपरीत आवेश क्या क्या हो सकते हैं बताइए,
विपरीत आवेश हो सकते हैं, एक तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। माइनस रख दें, दूसरा क्या कर दें प्लस, तो दोनों ये संयोजन क्या कैसे संयोजन हो गए हमारे, विपरीत हो गए। अब विपरीत क्या है समझे, तो लिखेंगे विपरीत आवेशों का संयोजन, विपरीत आवेशों का संयोजन हमेशा, अगर वो प्रतिकर्षण था तो इसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण बल, हमेशा आकर्षण बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विपरीत आवेशों का संयोजन हमेशा कैसा होगा, आकर्षण बल उत्पन्न करेगा। जैसे आकर्षण बल क्या है, एक दूसरे के ये पास पास आएंगे। कैसे आएंगे, एक दूसरे के दोनों वस्तुएं पास पास आएंगी। बात समझे, तो ये हमारा क्या था, आवेशों का संयोजन था। ठीक है, तो आवेशों का संयोजन हमने दो तरीके से पढ़ लिया, एक समान आवेशों का संयोजन और दूसरा क्या था, विपरीत आवेशों का संयोजन। ठीक है, अब देखो आवेश की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसे गुण कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आवेश, विद्युत आवेश के गुण, क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण। पहला जो हमारा है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण बोल सकते हैं, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। ठीक है, क्या पहला है, आवेश संरक्षण है। ठीक है, अब देखो आवेश संरक्षण, आपने किसी ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम या किसी का संरक्षण नियम क्या कहता है कि ना तो किसी को उत्पन्न किया जा रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, ना तो इसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक से दूसरे में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। सेम नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो क्या लिखेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न किया जाएगा और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। तो समझे आप लोग, हमने क्या कहा कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं। जैसे आपने एक आइसोलेटेड वर्ड सुना होगा, आइसोलेटेड का मतलब पृथक निकाय होता है। ठीक है, क्या होता है, पृथक निकाय होता है। ठीक है, अब ऐसा है जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करें, गेट बंद कर दें। सपोज किया कि एक रूम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, हमने इस रूम को लॉक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि ना तो कोई बाहर से अंदर आएगा और ना तो अंदर से कोई बाहर जा सकता। ठीक है, तो हम पूछे इसमें कितने लोग रहेंगे, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 ही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, ये हो गया नियत। नियत का मतलब होता है कोई वैल्यू फिक्स हो जाए, अब ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ये कभी नहीं बदल सकता जब तक गेट ना खुले। बात समझे आप, तो ये क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसी को नाम देते हैं, जो पृथक निकाय हम बोलते हैं, पृथक निकाय इसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, क्या लिखेंगे, पृथक निकाय, पृथक
निकाय में आवेश नियत रहते हैं, आवेश नियत होते हैं। ठीक है, आवेश कैसे होते हैं? नियत होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? नियत होते हैं। अब एक बात और समझिए, जैसे यहीं पे एक लिख सकते हैं हम, जैसे किन्हीं दो वस्तुओं के बीच यदि, यह समझ सकते हैं ऐसे, अगर कोई वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन या 5 चार्ज क्या करे, दान करेगी, ठीक है, तो दूसरी वस्तु को उतने ही क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ना तो ज्यादा और ना ही कम। जैसे अभी हमने आपको बताया था Na एक दान करता है, ठीक है, और Cl एक क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसीलिए Na ने एक दान किया, इस पर Na पॉजिटिव है, और Cl ने एक ग्रहण किया, इसलिए कितना है, Cl निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट क्या है, ये आवेश संरक्षण का नियम हो गया। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें, दूसरा है क्या है, आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो आवेश है, जैसे वेग, तो वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला m=m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन c² होता है। ठीक है, तो मास पर प्रभाव पड़ता है, मास मतलब द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो इसका जो थर्ड है, थर्ड क्या है, आवेशों का क्वांटम प्रकृति, आवेशों की क्वांटम प्रकृति, आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की देखिए क्वांटम प्रकृति क्या होती है, जैसे इसमें हम पहले पढ़ेंगे, जैसे क्वांटम प्रकृति के बारे में पहले समझ लो कि आवेश का ना तो, जैसे हम चाहें, जैसे एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, तो हम इसको हमेशा जैसे आधा इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो ये नहीं हम दे सकते, आधा इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकते। ठीक है, ये हमेशा क्या जाएगा, पूर्ण गुणज जाएगा। किसका जाएगा, पूर्ण गुणज जो होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक स्थान से, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित। कोई आपसे कहे कि हम 0.75 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं तो नहीं दे सकता। ठीक है, हमेशा बन एक जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो सकता है, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं पूर्ण नंबर होने चाहिए। ठीक है, सजे नंबर होने चाहिए, टूटे फूटे नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें एक चीज आपने देखी, मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी। क्या थर्ड है इसमें पढ़ेंगे, इसी के अंदर हेडिंग है मूल आवेश, मूल आवेश। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। तो है क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर हम बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित, एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को, एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को, आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। बात समझे आप, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, मूल आवेश नाम देते हैं। ठीक है, और मूल आवेश को प्रदर्शित करते हैं ई से। तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुणा में 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो ये क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो ये मान निकाला, तो लिख सकते हैं हम मूल आवेश का, मूल आवेश का मान मिलिकॉन
ये मिलिकॉन कौन है? ये मिलिकॉन है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, ठीक है। मिलिकॉन ने दिया था। किसने दिया था? मिलिकॉन, मिलिकॉन ने दिया था। किसने दिया था? मिलिकॉन ने दिया था। तो ये क्या है? हमारा मूल आवेश होता है। मूल आवेश फिर से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है इसी को हम नाम क्या देते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अब हमें पढ़ना है क्या? पढ़ना तो हमें था आवेशों की क्वांटम प्रकृति, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आता है मूल आवेश, उसी को हमने आपको समझाया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? क्वांटम प्रकृति में लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, आवेश, मूल आवेश, मूल आवेश का पूर्ण गुणज, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो ये क्या है? यही है आवेश की क्वांटम प्रकृति, कि किसी वस्तु पर आवेश, मूल आवेश, मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। आप समझेंगे इसको, इसमें एक फार्मूला आता है, वो हम समझाएंगे अभी आपको। जैसे समझेंगे, जैसे कोई दो वस्तु है, मान लीजिए कोई दो वस्तु है, ए और बी। ए दान कर रहा है बी को, ए क्या कर रहा है? बी को दान कर रहा है। तो हमने पहले बता दिया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दान किया। इसने कितना इलेक्ट्रॉन दान किया? एक इलेक्ट्रॉन दान किया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कितना पहुंच? एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इसके पास टोटल आवेश कितना पहुंचा? इसके पास आवेश पहुंचा 1e पहुंचा। भाई 1e तो पहुंचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम बोल सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम, ठीक है। ऐसे इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इस पर चार्ज अब कितना पहुंचा? 2e पहुंचा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश भी तो पहुंचेगा। अगर एक आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो 2 पर कितना होगा? तो हम बोल सकते हैं 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम पहुंचेगा, ठीक है। अब समझिए, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कितने पहुंचेगा? 4। 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतने मल्टीप्लाई कर देंगे हमें एक इलेक्ट्रॉन के पर आवेश के बराबर, ठीक है। ऐसे अगर हम आपसे कहें कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए n। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? n। तो हम बोल सकते हैं कि n गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम इसके पास पहुंचा होगा। यही टोटल इस पर चार्ज होगा, यही इस पर क्या होगा? आवेश होगा। अब हम बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू n, ये रहा n और ये रहा, ये किसकी वैल्यू? E। तो हम बोल सकते हैं Q इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला यहां से बनता है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है? NE, ऐसे फॉर्मूला ये ड्राइव होता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जैसे कोई वस्तु है, ए बी को अगर दान करें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो एक इलेक्ट्रॉन और उस पर आवेश, भाई बी के पास इतना ही तो पहुंचेगा, एक इलेक्ट्रॉन और उस पर आवेश। अच्छा, 2 अगर दान करे तो 2 इलेक्ट्रॉन और उस पर जितना, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश था उतना ही, उस पर इतने पहुंचेगा। 3 अगर करे तो इतना पहुंचेगा, अगर n करे तो इतना ही तो पहुंचेगा। तो यही फॉर्मूला बनता है क्वांटम में। क्या बनता है? क्या बनता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? या तो डोनेट कर रहा हो, मतलब दे रहा होगा, या तो ग्रहण कर रहा होगा, इसीलिए हम क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये नहीं लगाते, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि इक्वल टू एन ही लगाएंगे। अगर क्वांटम में है तो क्वांटम में आपको शो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पता है हमें दान कर रहा है या नहीं। अब जो अगला जो हमारी हेडिंग है, अगली हेडिंग है, हेडिंग नहीं पता कौन सी है, तो तीसरी या चौथी होगी, फोर्थ मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा? आवेशों का योग। आवेशों का योग। आवेशों को जोड़ते कैसे हैं? आवेशों का योग। अब आवेश जोड़ेंगे कैसे? जैसे हमने मान लिया, यदि हम मान लें
कि यदि माना किसी वस्तु पर Q1, Q2, Q3 या -Q3, -Q4 आवेश है, तब उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। तो कुल को लिखते हैं, चार्ज को Q लिखते हैं और यहां पर लिख लीजिए कुल को नेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, नेट। तो कितना आएगा, इनको भाई इतने तो आएगा, इनको सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 और क्या लगाएंगे, प्लस -Q4। यही तो है भाई, जितना आवेश होगा इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, Q कुल कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, अच्छा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, Q3 यहां भी प्लस माइनस माइनस, तो Q4 आ जाएगा। यही क्या होता है, आवेश, कुल आवेश इतना ही आएगा। मतलब क्या है कि आवेशों को उनके चिन्ह के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, और चिन्ह के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग कहलाता है। तो ये हमारा कुछ आवेशों के बारे में था, आवेशों की प्रॉपर्टी थी। आज हमने बिल्कुल आवेश को बेसिक से जाना, और कल इसमें हम जो पहला नियम पढ़ेंगे वो कौन सा है, कूलाम का नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करिए और बताइए कि मतलब कोई कमी रह जा रही है समझने में या समझाने में, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओए अब चलिए हम जाइए, अब नहीं फिल्म समझे, अब नहीं शूट करिए, फर्स्ट ईयर